हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जी के और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो आप 10 क्वेश्चन नहीं, लगभग आप मान के चलिए 40 से 50 क्वेश्चन अपन एक क्लास के अंदर कवर करते हुए चलते हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को नोट कीजिएगा, देखिएगा, जो भी सारे फैक्ट आपको उसको नोट करना है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान के रणबांकुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। राजस्थान के रणबांकुरे काफी अच्छी पुस्तक है और कई बार पूछी जा चुकी है ये पुस्तक। राजस्थान के रणबांकुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजेंद्र राठौड़, महेंद्र भानावत, कन्हैयालाल सेठिया या विजय दान देथा? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र राठौड़ के द्वारा राजस्थान के रणबांकुरे नामक पुस्तक लिखी गई है। अब इस पुस्तक में क्या वर्णन किया गया है? इस पुस्तक के अंदर कारगिल के युद्ध का वर्णन किया गया है। कारगिल के युद्ध का वर्णन किया गया। कारगिल का युद्ध सभी को ध्यान में होगा किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। और इसमें राजस्थान के 92 लोग शहीद हुए थे। इसमें राजस्थान के 92 लोग शहीद हुए थे। इन सब का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है अपने को? राजस्थान के रणबांकुरे पुस्तक में मिलता है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजेंद्र राठौड़ जी के द्वारा लिखी गई है। काफी अच्छी पुस्तक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया का नाम है, तो आप इनकी भी एक पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जाती है। कन्हैयालाल सेठिया की एक पुस्तक है पाथल और पीथल। पाथल और पीथल और पीथल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये और कई बार पूछी गई है। जिसमें पाथल तो किसको कहा गया है? पाथल तो कहा गया महाराणा प्रताप को। और पीथल किसको कहा गया है? बीकानेर के जो शासक थे, कौन थे बीकानेर के शासक? पृथ्वीराज राठौड़, जो कि राय सिंह जी के भाई थे। राय सिंह जी ने क्या करवाया था? बीकानेर के किले का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ का दुर्ग। और उनके भाई का नाम क्या था? पृथ्वीराज राठौड़, जो कि डिंगल शैली में कविताएं रचने का कार्य करते थे। तो पीथल उनको कहा गया था, पृथ्वीराज राठौड़ को। और पाथल किसको कहा गया था? महाराणा प्रताप को कहा गया था। और यह पुस्तक किसकी लिखी हुई है? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। और राजस्थान के रणबांकुरे पुस्तक का सही आंसर होगा राजेंद्र राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जलप्रपात क्या होता है? एक झरना टाइप का होता है जो ऊपर पहाड़ी वाले इलाके से नीचे की ओर गिर रहा होता है, उसको जलप्रपात बोला जाता है, वाटरफॉल बोला जाता है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है इसमें से? चूलिया जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात, दिर जलप्रपात या भीमलत जलप्रपात? तो इसका सही आंसर होगा चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहां पे है चूलिया जलप्रपात? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ये चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और कितना मीटर है? 18 मीटर ऊंचा है ये। कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। और चित्तौड़गढ़ में है ये। कहां पे पड़ता है ये? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित हो कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित हो उसको कौन सा दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे? पारीख दुर्ग, ओदक दुर्ग, धानवन दुर्ग या एरन दुर्ग? इसका सही आंसर होगा धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। धानवन दुर्ग जो रेगिस्तान से घिरा हो वह दुर्ग कौन से श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो धानवन दुर्ग में कौन से आते हैं? जैसे नागौर का किला हो गया, नागौर वाला दुर्ग हो गया, जैसे बीकानेर का दुर्ग हो गया, जैसे जैसलमेर का दुर्ग हो गया। ये सारे दुर्ग किस में आएंगे? धानवन श्रेणी में आएंगे। कौन सी श्रेणी में आएंगे? धानवन दुर्गों की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र से घिरा हुआ है। रेगिस्तान के आसपास जो घिरा हुआ इलाका होता है वह धानवन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जनसंख्या से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर या अजमेर? इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। लिंगानुपात से मतलब है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वह उसका क्या कहलाता है? उस जिले का लिंगानुपात कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान का लिंगानुपात ध्यान होना चाहिए। कितना है? 928 1000 पर है।
कितने पर है? 928 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। ये तो राजस्थान का लिंगानुपात है जो कि काफी कम है। 928 ही महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर में कितना लिंगानुपात है ये भी देखते हैं। हर जिले का लिंगानुपात अलग होगा। तो लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994। 994 है 1000 पुरुषों पर। यहां पे भी देखिए 1000 से कम ही है। ये 2001 की जनगणना के अनुसार तो 2001 की जनगणना में तो 1022 था, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई इसमें घट करके 994 रह गए। ये भी काफी चिंता की बात है। उसके अलावा बांसवाड़ा, जयपुर और अजमेर, इनके ऊपर भी कभी और डिस्कस करेंगे सारे जिलों के ऊपर लिंगानुपात का। लेकिन आपको ध्यान में चाहिए सेकंड नंबर पे कौन सा जिला आता है? राजसमंद। लिंगानुपात में सेकंड नंबर पे राजसमंद जिला आता है, जिस जहां का लिंगानुपात 990 है। 990 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? डूंगरपुर है, जहां पे 994 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। और राजस्थान का कितना लिंगानुपात है? तो आपको ध्यान रखिए 928 अनुपात 1000। नेक्स्ट ऑर्डर में देखते हैं। नागौर जिले का शुभंकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रत्येक जिले को शुभंकर के आधार पर ही जाना जाता है। राजस्थान सरकार ने ये घोषणा कर रखी है कि सभी जिलों के शुभंकर घोषित किए जाएंगे। अब नए राजस्थान में 53 जिले बन चुके हैं, 53 जिलों की संख्या हो चुकी है। अब नए शुभंकर की घोषणा होनी भी बाकी है। लेकिन नागौर जिले का जो पहले शुभंकर घोषित हो चुका है, तो उसका आंसर बताइए। नागौर जिले का शुभंकर कौन है? राजहंस, सांभर, कुर्जा या काला हिरण? तो इसका सही आंसर होगा राजहंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नागौर जिले का, दौसा का, पाली का, इन जिलों का काफी बार पूछा जाता है। तो नागौर जिले का शुभंकर कौन है? राजहंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि परसों परिचय में आपके विज्ञान के क्वेश्चन भी आएंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों में स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए। निम्न में से मनुष्य का उत्सर्जन अंग है। उत्सर्जन अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो बोला जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मनुष्य का देखिए अंग उत्सर्जन तंत्र कैसे निर्माण होता है? तंत्रों का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य का शरीर बनता है सबसे पहले कोशिका से। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनता है उत्तक। उत्तकों के मिलने से बनता है अंग, और अंग के मिलने से बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र, इस प्रकार से मनुष्य का शरीर बनता है। कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग जैसे आंख, नाक, कान। और अंग तंत्र, अंग तंत्र में जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और उसके अलावा कौन कौन सा जनन तंत्र, ये सारे तंत्र हैं। और मनुष्य का शरीर इन तंत्रों से मिलकर बना होता है। तो उत्सर्जन अंग के रूप में मनुष्य का कौन सा शरीर का भाग है जो उत्सर्जन का कार्य करता है? वक्र, त्वचा, फेफड़े या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी चीजें हैं जो कि मनुष्य में उत्सर्जन का कार्य करती है। कैसे? अब देखिएगा, वक्र के द्वारा नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम किया जाता है। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो वक्र के द्वारा, किडनी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। उसके अलावा त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में गंदगी को बाहर निकाला जाने का कार्य करता है, तो उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करता है। फेफड़े के द्वारा दूषित वायु, जो CO2 युक्त वायु है, उस CO2 को बाहर निकालने का काम फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। तो उपयुक्त सभी अंग हैं जो कि उत्सर्जन अंग के रूप में मनुष्य में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया शरीर के किस भाग द्वारा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोला जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो अचानक होने वाली क्रिया है, जिसमें अपने को सोचना नहीं पड़ता है, उन क्रियाओं को क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे कांटा लगने पर हमें सोचना नहीं पड़ता है कि कांटे से पैर हटाना है या नहीं हटाना है। किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाने पे हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें वापस हाथ हटाना है या नहीं हटाना। मस्तिष्क को यह पूछना नहीं पड़ता है कि इस जगह से हाथ हटाना है या नहीं हटाना। अपने आप वो चीज वहां से अपने आप अपना हाथ हट जाता है। तो उन क्रियाओं को क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। जिन क्रियाओं को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता उनको बोला जाता है प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिनको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोला जाता है। ये शरीर के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? किस भाग द्वारा की जाती है? त्वचा के द्वारा, मेरु रज्जु के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा या उपयुक्त सभी? देखिए मैंने पहले ही बता दिया, मस्तिष्क में इसका रोल नहीं होता है। बाद में मस्तिष्क को सूचनाएं जरूर भेज दी जाती है कि यह क्रिया हुई है और इसके अनुसार कार्य किया गया, लेकिन पहले किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मेरु रज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, मेरु रज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है।
साइंस के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, विटामिन के रासायनिक नाम या फिर विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड या रेटिनॉल। देखो इसका आंसर अगर आपको नहीं भी आए तो आपको ये तो पता होगा कि विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है, खट्टे पदार्थों से या खट्टे फलों से मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा, आंवला, इन सब से अपने को विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी का एक गुण आप ध्यान में रखना कि इन्हें उबालने पर यह टूट कर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी ज्यादातर उबालने से या फिर गर्म करने से नष्ट हो जाता है, इसी वजह से इन्हें कच्चा खाए जाने वाले फलों के रूप में खाया जाता है। इसी वजह से विटामिन सी अपने को कच्चे फलों से ज्यादा अच्छे से प्राप्त होता है। और देखो खट्टे फल है तो खट्टे का मतलब होता है अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो आप ये देखिए इसमें अच्छे से ध्यान कर सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा। और यह किसमें, कौन से रोग में कार्य करता है विटामिन सी? तो ये भी आपको ध्यान में होगा, मसूड़े वगैरह फट जाते हैं, मसूड़े वगैरह फूलने लगते हैं, और स्कर्वी रोग, एक स्कर्वी रोग इसकी कमी से ही होता है। मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डीपीटी का टीका किन रोगों के उपचार में लगाया जाता है? देखिए ये पूरा फुल फॉर्म बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि डीपीटी में कौन कौन से रोगों के उपचार के लिए टीका लगे रहता है। एक तो डी से हो गया डिफ्टीरिया, पी से हो गया पर्टुसिस और टी से हो गया टिटेनस। तो ये आपको सारे ध्यान हो जाएंगे कि डीपीटी के टीके में कौन कौन से रोगों का उपचार किया जाता है। तो इसका सही आंसर तो होगा उपयुक्त सभी, डिफ्टीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। रोगों के ऊपर कभी अपन डिटेल में और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। तो जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को, एडवर्ड जेनर को, ग्रेगर मेंडल को या एरिस्टोटल को? तो इसका सही आंसर होगा एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु भी कहा जाता है, अरस्तु भी कहा जाता है, जिन्हें वही जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, एरिस्टोटल या अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल तो आप जानते ही हैं, आनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक पदार्थों के जनक कौन कहलाते थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। और जीव विज्ञान के जनक, बायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।